12th के बच्चों, आज करने वाले हैं यूनिट 3। जैसे कि मैंने बोला है, आपके लिए मैंने चैप्टर 1 का वन शॉट बना दिया है, हिस्ट्री ऑफ फैशन का पूरा वन शॉट वीडियो चैनल पे डाल दिया है। उसको अगर देखोगे तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ढंग से आप रिवाइज कर लोगे। चैप्टर 2 की भी बना दी है, जो आपको बेसिक पैटर्न डेवलपमेंट है, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और जो आपको पार्ट करना है और उसको कैसे इजीली याद कर सकते हो, उसकी भी दोनों वीडियोस वन शॉट बना दी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी वन शॉट बना दी है। अगर आप वीडियो देखोगे नहीं, मेरी बात को समझोगे नहीं और पैनिक होते रहोगे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है इन टॉपिक्स को समझना। तो वीडियो को देखो इंडिविजुअली, हर और भी वीडियोस चैनल पे डली हुई है, बट मैंने वन शॉट और सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं चैनल पे, उनकी अलग से वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दिया है, जाके देखो। कहीं भी कोई भी बेटा दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम आप प्लीज चैप्टर 3 और 4 की भी वन शॉट बना दो। आई एम मेकिंग फॉर यू गाइज, आई एम पुटिंग एफर्ट्स फॉर यू गाइज, बट बेटा आपको अपने लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। मैम आपके लिए कितना भी कर लें, बट आपको भी अपने लिए करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको मेरे साथ बैठ के मेरी बात को समझते हुए अपने नोट्स की पॉइंट्स बना लो, कि अगर आपको अगले दिन बोर्ड्स में जाना तो एटलीस्ट उनको आप रिवाइज कर लो। तब तो वीडियो देखने से सिर्फ दिमाग में बैठेगा, बट आप एटलीस्ट लिखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रहेंगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस पुराने रिपीट हुए हैं पेपर में और जो होंगे भी। ठीक है, तो अगर आप एक चैप्टर उठा रहे हो, उसको थोड़ा ढंग से कवर करो। बुक के क्वेश्चंस हो गए, मेरी वीडियोस हो गई, सैंपल पेपर हो गया, तीनों एरियाज से कवर कर लो अपना चैप्टर। जो भी चैप्टर उठा रहे हो उसको ढंग से क्लियर कर लो, सो दैट अगर आपका क्वेश्चन कोई भी और में आए या एंड में आए तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सको। मैं आपकी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके फुल मार्क्स बने, बट आपको भी अपनी कोशिश करनी है। पूरी वीडियो को देखना है, ये नहीं कि आधा टॉपिक देख लिया आधा देखा ही नहीं। उसमें क्या होता है, आधी चीजें समझ में आती है, आधा आता ही नहीं। फिर मुझे कमेंट करके बोलो कि मैम आपने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। तो आप पूरी नहीं देखोगे तो तब तक कैसे पता चलेगा कि सारा टॉपिक कवर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डाली हैं, क्योंकि आपका जो यूनिट 3 स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा आपका यूनिट 1 का कुछ पार्ट लेके फिर आगे स्टार्ट होता है, राइट। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं फैशन क्या होता है। एन एवर चेंजिंग वाइटल इन्फ्लुएंशियल फोर्स दैट इम्पैक्ट आवर डेली लाइफ्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज अ स्टाइल, व्हाट इज अ फैशन। ठीक है, तो फैशन क्या होता है, एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स है। ठीक है, एवर चेंजिंग, जो बार बार चेंज होता रहता है और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है एवरीडे लाइफ पे। आप कैसे दिखते हो, आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या फैशन है, आपका क्या लाइफ स्टाइल है, वो आपका एवरीडे लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फैशन कैपिटल क्या है, फैशन कैपिटल वो होती है अ सिटी विच हैज द पोटेंशियल टू बी अ मेजर सेंटर ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री का मेजर सेंटर बनना, जहां पे प्रोडक्शन से लेके, कपड़े की सिलाई से लेके, रिटेलिंग तक लेके, कपड़े को बेचने तक का सारा काम होता है, वो क्या होता है, फैशन कैपिटल। फैशन कैपिटल क्या होता है, अ सिटी विच हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ मेजर कैपिटल ऑफ फैशन इंडस्ट्री। हॉटे कत्ते और क्या होता है, ठीक है, हॉटे कत्ते और क्या होता है, अ फ्रेंच वर्ड फॉर हाई क्लास ड्रेस मेकिंग। ठीक है, हाई क्लास, हाई फैशन, वो क्या बोलते हैं, होते कत्ते और बोलते हैं, जो कि आपका हैंड क्राफ्टेड होता है। अवंत गार्डे क्या होता है, ठीक है, अवंत गार्डे, अवंत गार्डे का मतलब ये है जो कि ahead of the time है, which is not in fashion or something, but you are creating extraordinary high fashion। तो again हाई क्लास है, एलीट क्लास है। अवंत गार्डे इज ओनली वन ऑफ द वन पीसेस, जो कि बेसिकली इट्स आउट ऑफ द टाइम, इट्स वेरी स्टोरी बिल्डिंग। जैसे कि आप रनवे पे देखते हो राहुल मिश्रा के डिजाइन, राइट, तो दे आर अ पार्ट ऑफ अवंत गार्ड, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक सोशल मैसेज भी देना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही एक इनोवेटिव डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीट फैशन क्या होता है, एन ऑफ बीट फैशन इंस्पायर्ड बाय द कंटेम्प्रेरी कल्चर ऑफ अर्बन स्ट्रीट पीपल। ठीक है, स्ट्रीट फैशन क्या होता है, जो आजकल आप देख रहे हो, जो अर्बन इवोल्यूशन चल रहा है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उन्हीं के ऊपर जो होता है वो आपका स्ट्रीट फैशन चलता है। जैसे कि आपका बेवकूफ ब्रांड है, या फिर मैं आपको बोलूं वो है सोल्ड स्टोर है, तो ये सारे जो ब्रांड है स्ट्रीट फैशन का काम करते हैं। ऑफ शोर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन कंट्रीज बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द रिटेलिंग कंपनी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गारमेंट बना रही हूँ, मैं अपनी कंपनी खोल रही हूँ, उसको बेच रही हूँ, ऑफ शोर मतलब बाउंड्री, इंडिया के बाहर बेच रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन कंट्रीज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है उसके बाहर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑफ शोर मैन्युफैक्चरिंग। मिसी क्या होता है, द कट इन अ गारमेंट फॉर अ डेवलप्ड फिगर विद मोर कर्व्स। कहने का मतलब क्या है, गारमेंट के अंदर कट लगा हुआ हो फॉर अ डेवलप्ड फिगर,
एक डेवलप्ड फिगर के लिए विद मोर कर्व्स, और उसमें बहुत ज्यादा कर्व्स हो। मिसी, पेटाइट, जूनियर, लॉन्जरे, एप्लीग एंड लीनियर ट्रिम्स। 1 मार्कर क्वेश्चन में आने के हाई चांसेस हैं कि यूनिट 3 में से एलिमेंट्स ऑफ फैशन में मिसी, पेटाइट, जूनियर, लॉन्जरे, इसको लिंगरी नहीं बोलते हैं, बहुत लोग लिंगरी बोलते हैं, इट्स लॉन्जरे, ठीक है, एप्लीग एंड लीनियर ट्रिम्स, इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो मिसी क्या है? द कट इन अ गारमेंट, गारमेंट के ऊपर एक कट लगा होगा, उसको मिसी बोलते हैं फॉर अ डेवलप्ड फिगर, ठीक है। पेटाइट क्या होता है? द क्लोथिंग साइज फॉर अ शॉर्ट सिलेंडर वुमेन। तो एक शॉर्ट वुमेन जो है, शॉर्ट हाइटेड वुमेन है, उनका जो क्लोथिंग साइज होता है उसको पेटाइट बोलते हैं। जूनियर क्या होता है? द कट इन अ गारमेंट टू फिट अ यंग बॉडी विथ कर्व्स। कभी कभार क्या होता है, गारमेंट में इस तरीके से कट्स लगा दिया जाता है, आपने देखा होगा कुर्ते वगैरह में साइड में, मतलब ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड वहां पे कट होता है, मेंस वेयर में भी होता है, जिससे कि जिनकी कर्वी बॉडी है, या फिर मैं बोलूं जिनकी हेवी बॉडी है, जिनकी बॉडी में बहुत कर्व्स हैं, उनकी बॉडी को वो फिट आए, तो वहां पे वो साइड में क्या करते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं जिससे कि वो खुलता है, तो उसको ओपनिंग और मिलती है गारमेंट को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जूनियर बोलते हैं, जहां पे आप एक कट लगाते हो छोटा सा, टू फिट अ यंग बॉडी विद अ फ्यूअर कर्व्स, जिसमें कि यंग बॉडी को फिट हो जाए, जिसमें थोड़े कर्व्स हैं। लॉन्ड्रे, अ वर्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज फॉर इनर वियर वॉर्न बाय वुमेन्स। जो वुमेन्स के, मैं ये बोलूंगी जो इनर वेयर्स हैं, ठीक है, अंडर गारमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्जरे बोलते हैं। एप्लीक क्या होता है? अ शेप्ड पीस ऑफ फैब्रिक सीवन टू अ गारमेंट विद डेकोरेटिव स्टिचेस। मतलब क्या है आपका? एप्लीक का क्या मतलब होता है? पैच वर्क। अगर मेरे को छोटे छोटे मैंने कपड़े लिए हैं, उनको मैं सिलूंगी और एक बड़ा कपड़ा बना दिया, जो कि जैसे कि बहुत सुंदर राजस्थानी पैच वर्क मिलता है, वो क्या करते हैं? इनोवेटिव ट्रेडिशनल प्रिंटिंग को जोड़ जोड़ के सिलाई करके जोड़ते हैं, और एक डेकोरेटिव उन्होंने थाल बना दिया या कार्पेट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं हम? एप्लीक बोलते हैं। लीनियर ट्रिम्स क्या होता है? डेकोरेटिव स्टिचेस। लीनियर ट्रिम्स मतलब जहां पे आप डेकोरेटिव स्टिचेस अप्लाई कर रहे हो, सीम लाइंस को, गारमेंट एजेस को सुंदर सा स्टिचिंग करके ट्रिमिंग कर रहे हो। ट्रिम का मतलब ये होता है जो आप कपड़े के ऊपर लगा रहे हो जिससे आपका गारमेंट और सुंदर लगे, तो डेकोरेटिव स्टिचेस लगा रहे हो आप जिससे आपका गारमेंट और सुंदर लगे। गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो प्लीज एक बार आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब वंस योर फैशन कोर्स इज गोइंग टू फिनिश, मैं यहाँ पे आप खासकर उन बच्चों को बोल रही हूँ, साइंस वालों को भी, कॉमर्स वालों को भी, आप अगर डिजाइनिंग में जा रहे हो, यू सीड में जा रहे हो, नाटा आर्किटेक्ट में जा रहे हो, निफ्ट में जा रहे हो, फॉर यू गाइज आई एम गोइंग टू प्रपोज अ फुल कोर्स, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं निफ्ट, नाटा और आर्किटेक्ट वगैरह की जो प्रॉपर कोचिंग एंड द बेस्ट आई कैन गिव यू, जिससे आप क्रैक कर लो, वो मैं पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो इफ यू आर प्लानिंग कि आप जून जुलाई में अपना, वंस योर बोर्ड्स आर डन, आप नाटा का पेपर दे सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो बहुत अच्छे। आप जेई मेंस का शाम वाला पेपर दे दो, जेई मेंस को शाम को बीआर का पेपर होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छा कॉलेज है एसपीए, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्ट, तो आपको आर्किटेक्ट में जाना है, एसपीए कर सकते हो, जेजे कॉलेज ऑफ जॉर्ज कर सकते हो, बहुत सारे जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया के बूमिंग कॉलेज हैं, ठीक है। तो डोंट कंसिडर कि डिजाइन इंडस्ट्री स्मॉल, एक सब्जेक्ट के बेसिस पे अपना डिजाइन को लेके पर्सपेक्टिव चेंज मत करो। डिजाइनिंग इज वेरी वास्ट एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब्स एंड which requires your creativity minds, ठीक है। so don't take it so lightly कि just I'm having class 11 12 में fashion studies और ये तो बहुत गंदा सब्जेक्ट है, मैं तो फैशन डिजाइनिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं है। यू आर जस्ट टेलिंग यू दीज थ्योरीज क्योंकि सीबीएसई में पैशन ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिकली करते हो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एनीवेज, एप्लीक हो गया। लीनियर ट्रिम्स क्या होता है? डेकोरेटिव स्टिचेस होता है अप्लाइड टू सीम लाइंस एंड गारमेंट एजेस। सेक्शन बी पे आते हैं, व्हाट इज द फ्रेंच वर्ड रेडी टू वेयर? प्रेते पोते। प्रेते पोते का मतलब है रेडी टू वेयर, आप मास प्रोडक्शन में गारमेंट अपना बना रहे हो और बना के उसे बेच दोगे, तो क्या हो गया? प्रेते पोते। नेम द बिग 4 फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका चैप्टर 1 में भी था कि फैशन कैपिटल जो होती है हमारी 4, जो कि लंदन, पेरिस, मिलान एंड न्यूयॉर्क है, विच आर वेरी वेरी फेमस। ये क्या है? हमारी 4 फैशन कैपिटल है। विच इज द ओल्डेस्ट फैशन कैपिटल? पेरिस। पेरिस, पेरिस एक ऐसा देश है, मतलब एक ऐसा फैशन कैपिटल है जहां पे डिजाइनर्स को बूम किया गया कि आप रनवे पे अपना कलेक्शन लेके आओ। अर्लियर डिजाइनर्स वर नॉट देयर, तो डिजाइनर की नीड ही पेरिस में जनरेट होती, ठीक है। विच सिटी इज नोन एज द बिजनेस कैपिटल?
ऑफ फैशन, बिजनेस ऑफ फैशन को BOF भी बोलते हैं। BFO का मतलब यही होता है कि आप वहां पे बिजनेस करते हो, आपका फैशन का, मेरा कपड़ा कहाँ से आएगा, कहाँ पे स्टिचिंग पे जाएगा, मैं बेचूंगी किधर पे, क्या मेरी मार्केट है, वो कौन सी जगह है, न्यूयॉर्क है। Who was named the minister of fashion in 18th century France? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है बोर्ड में कि मिनिस्टर ऑफ फैशन कौन था फ्रांस में। तो मिनिस्टर ऑफ फैशन जैसे यहाँ पे है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, राइट, जो आपका निफ्ट वगैरह देखती है, तो इसी तरीके से फ्रांस में जो मिनिस्टर ऑफ फैशन था दैट वाज योर रॉस बर्टन। उसका नाम क्या है? रॉस बर्टन। टू whom is the introduction of mini skirts to women wardrobes credited? बेसिकली मैंने आपको बताया था अर्लियर, इफ यू विल सी इन द वॉर टाइम से पहले बहुत लंबी लंबी स्कर्ट चलती थी विक्टोरियन एरा से, है ना। तो उस एरा के बाद जो आपके वॉर्ड्रॉब आए वुमेन की, जो ये मिनी स्कर्ट्स का ट्रेंड चलने लगा, ये कौन लेके आया? कोई तो लेके आया होगा ना मार्केट में। कौन लेके आया? मैरी क्वेंट। मैरी क्वेंट वाज द पर्सन, शी वाज द पर्सन दैट शी ब्रिंग द फैशन ऑफ मिनी स्कर्ट इनटू द वुमेन्स वॉर्ड्रॉब। विच कंट्री इज क्रेडिटेड फॉर कैजुअल एंड स्पोर्ट्स वेयर? इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर, एथलीजर कौन लेके आ रहा है? यूएस से। यूनाइटेड स्टेट्स इज वर्किंग ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड स्पोर्ट्स वेयर, ठीक है। व्हाट म्यूजिक बैंड brought a dramatic change in menswear dressing in 1960s? 1960s में कौन सा ऐसा म्यूजिक का बैंड है जिसने ड्रामेटिक चेंजेस लेके आ गए मेंसवेयर की ड्रेसिंग के अंदर? कौन था? द बीटल्स। द बीटल्स वाज अ बैंड ब्रॉट अ वेरी ड्रामेटिक चेंज इन द मेंसवेयर। अब 3 मार्कर 5 मार्कर में आते हैं। दिस PDF, अभी मैंने इसमें थोड़े PYQs हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। पूरी वीडियो बेटा देखनी है आपको। आई एम पुटिंग, आज मैंने ऑफ ले लिया है, अपना ऑफिस की छुट्टी कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, समझा सकूं और आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो सुनो, सारा क्वेश्चन मोस्टली कवर कर दिया है, तो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हॉट कत्योर एंड हाई फैशन। हाई फैशन और हॉट कत्योर, हाई फैशन रेडी टू वेयर अपैरल में क्या डिफरेंस है? तो हॉट कत्योर का मतलब है विच इज हाईली एक्सपेंसिव एंड वेरी क्रिएटिव डिजाइनिंग। वेरी एक्सपेंसिव, क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि हर काम हाथ का बना होता है। रेडी टू वेयर का मतलब है आपने जाया खरीद लिया, और 100-150 रुपए के कपड़े में हाथ का क्या काम है? इट इज मेड बाय मशीन्स और एक स्टैंडर्ड साइज में मास प्रोडक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। What are the reason for outsourcing the manufacturing of garment? क्या रीजन है कि मुझे बाहर से आउटसोर्स करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट? बाहर से आउटसोर्स क्या रीजन हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स, बाहर से आउटसोर्स करी जाती है बिकॉज लेबर एंड इन लेबर की वजह से, है ना। क्या है? देखो, यूएस से है, यूएस आज भी आप मैक्सिमम बड़े बड़े ब्रांड्स देख लो, लुई विटॉन, हर्मेस, डिफरेंट ब्रांड्स लाइक बर्टेन, तो अलग अलग टाइप के जो हाई फैशनेबल ब्रांड्स हैं, दे आर नॉट मेकिंग। यूएस के जो बड़े ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली में वो बड़े कैसे हैं, मतलब दे आर बेसिकली नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ये आउटसोर्स करते हैं चाइना से। चाइना से माल मंगवाते हैं, वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, राइट। तभी क्या हो रहा है वहां पे? बिकॉज वहां की लेबर सस्ती है, चाइना की लेबर सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चीप है, एंड यूरोप, जापान और चाइना में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो द अपैरल इंडस्ट्री आउटसोर्सेज इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रीज। तो क्या हो रहा है? द अपैरल इंडस्ट्री जो है हमारी फैशन इंडस्ट्री है, ये आउटसोर्स करती है मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रीज वेयर वेजेस आर लो, जहां पे वेजेस क्या होते हैं? लो होते हैं। तो जो अपैरल इंडस्ट्री है, जैसे वो कहाँ पे आ रही है? यूएसए क्या कर रहा है? तो यूएस हो के जो बड़ी है हमारी कंट्रीज, वो सब क्या कर रही है? इंपोर्ट करती हैं। तो अब क्या इंपोर्ट करती है? कहाँ से आप वो अपना काम निकलवाती हैं? चाइना से, इंडिया से, श्रीलंका से, जहां पे लेबर बहुत ज्यादा सस्ती है, जहां पे लोग काम, इसलिए फैशन का यहाँ पे इंडिया में बहुत बूम है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत एक्सपोर्ट करती हैं, यहाँ से वो डिजाइन करती हैं यूएस के लिए और डिजाइन करके बाहर बेचती हैं, ठीक है। The 3 points to be kept in mind before the application of trim in a garment. गारमेंट के ऊपर कोई भी ट्रिम लगाते हुए, कोई भी लेस लगाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ट्रिम शुड कॉम्प्लीमेंट द डिजाइन ऑफ द गारमेंट। गारमेंट का जो डिजाइन है उसके ऊपर सुंदर लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हमारा गारमेंट के ऊपर डिजाइन बना है फ्लावर का, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरल्स बने, और उसके ऊपर आप एक ट्रिम लगा रहे हो जो कि मोती 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 है, तो वो उसपे में भी अच्छा ना लगे। या फिर मैं शेल्स वाला लगा रही हूँ, वो उस पर अच्छा ना लगे। तो आप कोई भी ट्रिम उसके ऊपर लेस लगा रहे हो, कोई ट्रिमिंग कर रहे हो, कोई बटन लगा रहे हो, वो आपके डिजाइन ऑफ द गारमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, द ट्रिम
cost shouldn't be within the trim cost should be within the framework of the garment price. गारमेंट का जो प्राइस है उसके अंदर ट्रिम की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है. आप एक शर्ट बना रहे हो तो उस पर अगर लेस लगाओगे तो उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड करोगे, तो वो आपके गारमेंट के साथ फिट बैठनी चाहिए जो ट्रिम की कॉस्ट है. द मटीरियल ऑफ द ट्रिम शुड बी कंपैटिबल विद दैट ऑफ द गारमेंट फैब्रिक. जो भी आपका मटीरियल है ट्रिम का वो क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए गारमेंट फैब्रिक के साथ. आपका मटेरियल है फॉर एग्जांपल लेदर का, आपका मटेरियल है नायलॉन का, वो आपके गारमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, गारमेंट के साथ मटेरियल अच्छा लगना चाहिए. ठीक है. व्हाट आर द 3 प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इन वुमेन्स वेयर गारमेंट. वुमेन्स वेयर गारमेंट में 3 प्राइमरी एलिमेंट्स क्या होता है. पहला होता है कलर. वुमेन्स वेयर की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स वेयर की बात करूं अगर मैं वुमेन्स गारमेंट की, तो आप कलर का ध्यान रखते हो, फैब्रिक का ध्यान रखते हो, शेप का ध्यान रखते हो. तो कलर क्या है, डिटरमाइंस द टोन एंड टेक्सचर ओवरऑल मूड ऑफ द थीम. तो जो कलर है वो प्राइमरी एलिमेंट है ना. वुमेन्स के लिए कपड़े बना रहे हो, कलर को देख के तो सबसे पहले पसंद करेंगी, तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. न्यूट्रल रख रहे हो, ब्राइट रख रहे हो, डीप कलर रख रहे हो. फैब्रिक, फैब्रिक का मटेरियल क्या है किसी भी कपड़े के लिए, ये तो मैं कह रही हूँ किसी के लिए भी, आप कोई भी कपड़ा अगर बना रहे हो, कोई भी कपड़ा ले रहे हो, तो वो कपड़ा उस इंसान को कंफर्टेबल फील करवाए, उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा हो. 50% टू 80% किसी भी गारमेंट की जो कॉस्ट होती है वो उसका फैब्रिक होता है. बहुत लोग ये डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली भी आ जाता है दैट व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गारमेंट. वो फैब्रिक ही तो है, जो कपड़ा उसमें लग रहा है उसी की मेन कॉस्ट है, राइट. शेप एंड सिल्वेट, आप क्या शेप दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. कपड़े का टेक्सचर कौन सा ले रहे हो, नेट का ले रहे हो, जॉर्जेट ले रहे हो, उसके बाद कलर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसा कट कर रहे हो. कुछ लोग उससे स्कर्ट्स बना देंगे, कोई लोग उसका डिजाइनर स्कर्ट बना देंगे, तो उसी गारमेंट को आप क्या सिल्वेट दे रहे हो, क्या शेप दे रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि वुमेन्स वेयर में आपको ध्यान रखना पड़ता है. स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट क्लोथिंग. बहुत लोगों को न्यू बॉर्न बेबी और एक इन्फेंट क्लोथिंग में नहीं पता होता डिफरेंस, इसमें कोई भी, और किड्स वेयर का भी नहीं पता होता, बट आई एम देयर टू हेल्प यू. न्यू बॉर्न का मतलब होता है जो कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो कुछ ही महीनों का होगा, हो सकता है 0 to 2 months हो, 0 to 4 months हो. सिंस दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्लीपिंग, बहुत ज्यादा वो सोते रहते हैं. गारमेंट्स आर डिजाइन फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट. तो गारमेंट किस लिए बनाए जाते हैं, सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए. नो बटन्स आर अटैच एट द बैक टू अवॉइड एब्रेशन. तो कोई भी बटन बैक साइड में नहीं लगाया जाता जिससे बच्चे को तकलीफ हो, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है. तो कपड़े बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे पेस्टल कलर्स के होते हैं, डार्क कलर के तो नहीं होते, ब्लैक रेड ब्लू ये तो नहीं होते, बहुत सॉफ्ट व्हाइट कलर पेस्टल कलर्स के होते हैं जो बच्चे की आईज को सूदिंग रखे, प्लस बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथिंग, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए. ऐसा नहीं है बटन बहुत ज्यादा डिजाइनर लगा दिया, बच्चे की बॉडी में लग गया, छिल गया उसके, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है. या तो बच्चों के कपड़ों के लिए इजीली कपड़ा बच्चा पहन ले और उतार ले, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो इसलिए क्या लगाया जाता है, वेलक्रो लगाया जाता है, चेपी जो होती है, जो आपके बैग्स में होती है. ठीक है. इनफैंट का मतलब होता है 3 मंथ से लेके 1 साल तक. अगर कोई बच्चा 3 महीने से बड़ा है और 1 साल की कैटेगरी में आता है, जब बच्चा क्रॉल करने लग जाता है, वो कैटेगरी होती है इनफैंट क्लोथिंग, जहां पे एन इनफैंट वेट, हेड साइज, एज आर मेजर क्राइटेरिया. उसको ध्यान में रखते हुए फैब्रिक्स कौन से यूज करे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बच्चों के लिए कैसे फैब्रिक लिए जाते हैं. फनेल, जर्सी फैब्रिक, निटेड फैब्रिक, है ना. तो बेसिकली पोलर फ्लीज, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है. जो फ्लीज होता है, फिनेल होता है, फ्लैनल होता है, सॉरी ठीक है, फैनल होता है, सॉरी दैट्स माय बैड. ठीक है. तो फैनल होता है, जर्सी नेट हो गया, फ्लीज हो गया, तो ये वाले फैब्रिक्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये बच्चे की स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है. तो आई होप आपको डिफरेंस पता चला न्यू बॉर्न में और इन्फेंट में, और किस टाइप की क्लोथिंग और किस टाइप के डिजाइन आपको बनाने चाहिए बच्चे को ध्यान में रखते हुए. Why should shaped or scallop edge be avoided on skirt hem? हेम लाइन, जो स्कर्ट का जो नीचे का पार्ट है, ये स्कर्ट है, स्कर्ट की नीचे की लाइन है, तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है, शेप और स्कैलप एज. स्कैलप क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन चीजों को आपको क्यों ध्यान में रखना पड़ता है स्कर्ट की हेमलाइन में. शेप्ड एजेस आर यूज्ड स्पेरिंगली बिकॉज दे पोज टेक्निकल प्रॉब्लम. तो जो शेप्ड एजेस होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं बेसिकली, जब ऐसे करके स्कैलप एज को हम अवॉइड करते हैं. क्यों अवॉइड करते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है बनाने में. डेकोरेटिव इफेक्ट ऑन द हेमलाइन ऑफ स्कर्ट एंड पैंट्स प्रिवेंट लेंथ ऑल्ट्रेशन. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी स्कर्ट को सीधा रखा
और मुझे छोटा करना है या मुझे उसको लंबा करना है, हेम को खोलना है, तो ईजी है। बट अगर मैंने वहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो, अगर मेरी स्कर्ट या पैंट में नीचे की तरफ वेवी डिजाइन है या उसके ऊपर स्कैलप डिजाइन है, तो उसको फोल्ड करना कितना, मतलब मान लो मुझे उसको अल्टर करवाना है कि भैया ये तो मेरे साइज का है ही नहीं, इसको छोटा कर दो, तो उसको छोटा करने में उसको क्या करेगा, वो कटिंग को कैसे छोटा करेगा, उस कटिंग को उसको फोल्ड करना, दोबारा कटिंग बनाना, उसको डिफिकल्टी आएगी। तो जब भी अगर डेकोरेटिव हेमलाइन होती है, हेमलाइन मतलब फैब्रिक का नीचे का हिस्सा, चाहे आप किसी शर्ट का नीचे का देख लो या स्कर्ट या पैंट का देख लो, जो हेमलाइन होती है उसके ऊपर कोई भी अगर डिजाइनर एजिंग होगी तो बहुत मुश्किल होता है उसका लेंथ को ऑल्टर करना। इफ द हेम इज रेस्ड और लोअर्ड, अगर उसको बड़ा या छोटा करा तो डिजाइन हो सकता है वो लॉस्ट हो जाए, तो क्योंकि वो शेप्ड ऐसी है, अब आप छोटा बड़ा करोगे तो वो डिजाइन का इफेक्ट हो सकता है खत्म हो जाए, इसलिए हम अवॉइड करते हैं शेप्ड एजेस स्कर्ट में देना। अब आते हैं बच्चों मेंस वेयर के ऊपर। आई होप आपका अच्छा रिवीजन चल रहा है मेरे साथ, ठीक है, और समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, आपको ढंग से नहीं समझा पा रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगर अभी भी ढंग से नहीं समझा पा रही तो मैं किसी तरीके से आपके दिमाग में डाल पाऊं, ठीक है। वट आर द 5 कैटेगरीज ऑफ मेंस वेयर अपैरल? 5 कैटेगरी कौन सी होती है मेंस वेयर में? एक तो होती है कैजुअल वेयर, जो लोग घर में पहनते हैं, कपड़े मार्केट चले जाते हैं पहन के। स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स वेयर मतलब जब भी आप स्पोर्ट्स के टाइम पे पहनते हो। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर का मतलब क्या होता है, जो आपके एक्टिव वेयर्स होते हैं, एथलीजर, ठीक है, टाइप ऑफ। फॉर्मल वेयर जो आप ऑफिसेज वगैरह में पहनते हो। आउटर वेयर, आउटर वेयर आप ये भी बोल सकते हो जो आप प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनली, आप अपनी फैमिलीज वगैरह के फैमिली फंक्शंस में पहनते हो, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्लासिक शर्ट एंड टी शर्ट। क्लासिक शर्ट और टी शर्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली अ शर्ट कवर द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, टॉर्सो, एंड कैन बी स्टाइल्ड विद वेरियस कॉलर एंड स्लीव्स, राइट। तो एक शर्ट जो होती है जिसमें बटन होते हैं, ठीक है, शर्ट के अंदर बटन होते हैं और उसमें आपका किसी भी स्टाइल का कॉलर हो सकता है। और आजकल तो डिटैचेबल कॉलर भी आते हैं, अगर आप शार्क टैंक पे देखोगे तो कितने सारे फैशन ब्रांड है वो डिटैचेबल कॉलर का भी एक फैशन लेके आए हैं, है ना। तो आप उसको किसी भी कॉलर या किसी भी साइज की स्लीव्स के साथ जोड़ सकते हो। अ टी शर्ट इज अ कैजुअल नॉन कॉलर्ड और अ कॉलर्ड शर्ट स्पेसिफिकली मेड ऑफ निटेड फैब्रिक। एक टी शर्ट क्या होती है, एक कैजुअल टी शर्ट की बात करूं, जैसे मैंने पहन रखी है कैजुअल टी शर्ट, ये क्या होती है, इसमें कोई कॉलर नहीं होता और ज्यादातर निटेड फैब्रिक की बनी होती है, ठीक है। और ये नॉन कॉलर्ड होती है, तो कॉलर बेसिकली आपकी क्लासिक शर्ट में कॉलर होता है और आपकी स्लीव्स होती हैं, बट एक टी शर्ट में स्लीव्स और स्लीव्स होती हैं बट कॉलर नहीं होता है, तो इट्स अ नॉन कॉलर्ड, आप शर्ट बोल सकते हो, स्पेसिफिकली मेड ऑफ नेटेड फैब्रिक, ठीक है। और ये कैजुअल वेयर होती है। क्लासिक शर्ट आपके ज्यादातर फॉर्मल वेयर होती है। ये एक दो डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। व्हाट इज अ टर्म फॉर अ गारमेंट दैट इज लूज अराउंड द हिप बट नैरो डाउन एट द बॉटम? तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है, जो जीन्स आपकी होती है वो आपकी हिप्स वाले एरिया से लूज होती है और नीचे से थोड़ी सी आपकी क्या होती है, नैरो हो जाती है। वो क्या होती है, बैगी ट्राउजर्स। आपने देखे होंगे पैंट्स जो ऊपर से ऐसे एकदम लूज होते हैं और नीचे से उसका जो पैर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है आपका, बैगी ट्राउजर्स। उनको क्या बोलते हैं, बैगी क्लोथिंग, ठीक है। काफी कंफर्टेबल क्लोथिंग भी होती है। बट फैक्टर्स लेड टू द ड्रामेटिक चेंज इन मेंस वेयर आफ्टर मिड 20th सेंचुरी। मिड 20th सेंचुरी में आपको मेंस वेयर में क्या चेंजेस देखने को मिले? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हो गई। द यंगर जनरेशन प्रेफर्ड फ्यूअर वर्किंग आवर्स। अब ये जो यंगर जनरेशन है ये इतने घंटे काम नहीं कर सकती, पहले 12-14 घंटे काम होता था, बट अब जनरेशन कम काम करना चाहती है। मोर लेजर एक्टिविटीज करना चाहती है, लीडिंग टू द नीड्स फॉर स्पोर्ट्स वेयर एंड लेजर वेयर। तो किसको ये सपोर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स वेयर और लेजर वेयर को। इन 1960s द पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूजिक ग्रुप लाइक बीटल्स, ठीक है, तो 1960s के टाइम में पंक स्टाइल, बहुत सारे ये जो बीटल्स ग्रुप, म्यूजिक का बहुत ज्यादा एरा चला था। तो म्यूजिक का जब एरा चला, spark the demand for greater variety and expression of individuality। मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अब इतना काम लोग नहीं करना चाहते, मोर लेजर लाइफ जीना चाहते थे, तब वहां पे स्पोर्ट्स वेयर का इंट्रोड्यूस किया वो स्पोर्ट्स वेयर क्या हुआ, जब लोग ज्यादा स्पोर्ट्स खेलना चालू हुए तभी तो महसूस हुआ ना कि नहीं हम ये कपड़े पहन के नहीं स्पोर्ट्स खेल सकते। तो स्पोर्ट्स खेलना कब, जब वो जनरेशन ज्यादा काम नहीं करना चाहती है और मोर लेजर एक्टिविटीज करना चाहती है, ठीक है। लेजर लाइफ स्पोर्ट्स वेयर की वहां पे नीड हुई। इसी तरीके से 1960s में म्यूजिक का टाइम चला, तो आप देखते होंगे रैप स्टाइल की जो क्लोथिंग है, पंक स्टाइल की जो क्लोथिंग है, ये म्यूजिक एरा में आई थी। व्हाट इज अ फ्राइडे ड्रेसिंग? मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि फ्राइडे ड्रेसिंग क्या होता है एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस मेंस वेयर, और मेंस वेयर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइडे ड्रेसिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन लेट 1980s। 1980s में ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में यूएस में चला था। द ड्रेस कोड वॉज रिलैक्स्ड ऑन द लास्ट वर्किंग
वर्किंग डे ऑफ द वीक। क्या होता था कि चारों दिन पांचों दिन लोग एक ही यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। बट फ्राइडे ड्रेसिंग एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, लेट 1980s में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ये फ्राइडे ड्रेसिंग में ये था कि आप रिलैक्स क्लोथिंग पहन सकते हो, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे पे, टू ब्रिंग द फीलिंग ऑफ वीकेंड, जिससे उन्हें वीकेंड की फीलिंग आए। दिस रिलैक्स द अप टाइट फॉर्मल लुक, जो आपका फॉर्मल लुक होता है ऑफिस का, उसको रिलैक्स करती है, अलाउइंग मेन टू कंबाइन फॉर्मल ट्राउजर विद अ पोलो टी शर्ट। तो क्या बोल रही है कि आप एक फॉर्मल ट्राउजर पहनो एक पोलो टी शर्ट के साथ, और अ फॉर्मल शर्ट विद अ कैजुअल जैकेट, या फिर एक फॉर्मल शर्ट पहन लो कैजुअल जैकेट के साथ, ठीक है। तो ये होता है फ्राइडे ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। वुमेन्स वेयर की बात करते हैं। व्हाट इज ensemble? इसको ensemble नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ensemble। what is ensemble? A complete set of garment worn from top to bottom coordinated together in attire, उसे बोलते हैं ensemble। ensemble का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिक्स हो गए, जैसे आपने कुर्ता खरीदा और नीचे का पजामा ले लिया, मेंस वेयर में भी ये हो सकता है। ensemble का मतलब है कि आपने कोऑर्डिनेट कर लिया है ऊपर और नीचे के कंप्लीट सेट ऑफ गारमेंट के, कि दिस इज माई ensemble। मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने पैंट खरीदा पैंटलून से, जूडियो से मैंने टॉप खरीदा, now this is my set and it is called as ensemble। name some variation of women's kurtas। women कुर्ता के some variation बताओ। कुर्ता के वेरिएशन होते हैं कालीदार कुर्ता, ठीक है, जो काफी लूज होता है, कुर्ता विद योक, जिसका गला गोल होता है उसे योक बोलते हैं, ए लाइन कुर्ता होता है जो आपका लंबा कुर्ता जाता है, स्ट्रेट कुर्ता भी एकदम सीधा कुर्ता होता है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेसिफिक साइजिंग कैटेगरीज यूज्ड इन वुमेन्स वेयर। इस तो वुमेन्स वेयर की 3 साइजिंग होती है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है, मिसी, पेटाइट एंड जूनियर। मिसी क्या होता है साइज, जो कि आपकी कर्व्ड फिगर, जिनकी बॉडीज में बहुत ज्यादा कर्व्स, मतलब कि मे बी वेट की वजह से या फिर काफी कर्वी बॉडी है, तो उसमें जो आप कट लगाते हो, एक स्मॉल कट लगाते हो, उसको क्या बोलते हो, फॉर अ डेवलप्ड फिगर विद अ मोर कर्व्स, उसको मिसी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक वुमेन साइज की बात कर रहे हैं, द कट ऑफ अ गारमेंट टू फिट अ मिच्योर बॉडी शेप। तो आप कैसे बॉडी का कट लेके आ रहे हो एक मिच्योर बॉडी शेप की, उसके 3 स्पेसिफिक साइजिंग है वुमेन की, मिसी, पिटाइट एंड जूनियर। तो मिसी जिसमें ज्यादा कर्व्स आ रहे हैं, एक शॉर्ट साइज जो है, तो उस जो एक क्लोथिंग है जो कि शॉर्ट वुमेन्स के लिए, उसे पिटाइट बोलते हैं। जूनियर का मतलब जो कि और भी यंग बॉडीज है, उनकी जो बॉडी के कर्व्स है, मतलब एक यंग बॉडी के जो कर्व्स हैं, उनके लिए हम एक कट जो लगाते हैं, जो कट इन अ गारमेंट टू फिट अ यंग बॉडी, जो यंग बॉडी को फिट हो जाए उसे जूनियर। क्योंकि छोटी मतलब यंग बॉडी का मतलब ये कि जूनियर, देन पिटाइट, और उसके बाद जो डेवलप्ड फिगर है उसको बोलते हैं मिसी, ठीक है। नाउ स्टेट द रीजंस विच लेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इजी टू वेयर क्लोथिंग फॉर वुमेन। आप रीजंस बताओ, क्या रिक्वायरमेंट है इजी टू वेयर क्लोथिंग। इजी टू वेयर क्लोथिंग का क्या मतलब है, एट द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी वुमेन बिकेम वेरी एक्टिवली इन स्टडिंग, टीचिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड वर्किंग इन ऑफिस। ऑफिस में काम करना, स्पोर्ट्स करना, टीचिंग करना, स्टडी करना, ये सब 21st सेंचुरी में वुमेन बिकम वेरी एक्टिव। दिस रेडिकल social change and hectic schedule necessitated comfortable, easy to maintain, ready to wear clothing with simpler silhouette over the elaborate clothing of the time। तो क्योंकि ये नेसेसिटी बन गया, अब वुमेन्स काम कर रही हैं, सोशल चेंज आ रहा है, तो इजी टू वेयर, रेडी टू वेयर क्लोथिंग चाहिए, इजी वेयर होना चाहिए, क्लोथिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए और काफी सिंपल सिल्वेट होनी चाहिए। अगर मैं बहुत ही डिजाइनर क्लोथिंग पहन के तो कोई ऑफिस नहीं जाता है ना, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही टाइट फिटेड पहन के, कॉर्ड सेट पहन के तो नहीं जाता, तो काफी कंफर्टेबल, बिकॉज वहां पे प्रैक्टिकल क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट थी। चाइल्ड वेयर पे आते हैं, चाइल्ड वेयर, चिल्ड्रन वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, ये जो 3 कैटेगरी हैं चैप्टर 3 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इनका ऊपर और ट्रिम्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। हाउ इज द चिल्ड्रन वेयर अपैरल कैटेगरी फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस वेयर एंड वुमेन्स वेयर। वुमेन्स वेयर और मेंस वेयर से चिल्ड्रन कैटेगरी क्यों अलग होती है? चिल्ड्रन कैटेगरी इज डिफरेंट बिकॉज चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो, बच्चे धीरे धीरे ग्रो होते हैं। वुमेन्स एंड मैं बोलूँ वुमेन्स एंड मेंस वेयर का एक स्पेसिफिक साइज है, एक मेन और वुमेन 30 साल के बाद तो नहीं बढ़ेंगे ना, तो एक प्रॉपर साइज है, राइट, suited for their changing body shape and basic requirement at different stages। तो एक बच्चा जो होता है चिल्ड्रन की एक फर्दर कैटेगरी बोलूं कि वो पहले न्यू बॉर्न है, फिर वो इन्फेंट है, फिर एक किड्स है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, बॉडी हर एक लेवल पे चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, तो रिक्वायरमेंट अलग है हर स्टेज पे चिल्ड्रंस वेयर की। वुमेन की जो एक शेप है वो एक मैक्सिमम टाइम मेंटेन रहती है, राइट। वट इज द साइज, तो एटलीस्ट मेंटेन रहता है। what is the head size proportion of a small child compared to an adult। तो एक स्मॉल बच्चे का जो हेड होता है वो एक अडल्ट के हेड से कितना छोटा या कितना बड़ा होता है। द हेड साइज ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड इज 1/5 ऑफ हिज हाइट। पूरी हाइट का 1/5 होता है हेड,
ठीक है, एक बच्चे का। वाई फॉर एन अडल्ट इज इट इट्स अ 1/8। एक अडल्ट की बॉडी को अगर मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो वो उसका 1/8 पार्ट है, और एक बच्चे का जो हेड होता है वो 1/5 पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे का क्या होता है, 1/5 होता है ऑफ द होल हाइट, और अडल्ट का होता है 1/8। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था सैम्पल पेपर में। स्टेट्स द डिफरेंस बिटवीन न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट क्लोथिंग। अगेन सेम क्वेश्चन है। न्यू बॉर्न क्लोथिंग का मतलब होता है जब बच्चा बर्थ से लेके कुछ महीने तक के लिए हुआ है, तो कंफर्टेबल सेफ्टी बटन वगैरह नहीं होंगे। वहां पे क्या चीजें यूज करी जाती है, स्नैप बटन। स्नैप बटन होते हैं जो आप काज में से नहीं निकालते, बटन होल में से नहीं निकालते, सिर्फ बटन को लगाया दबा दिया तो स्नैप बटन हो गया। वेलक्रो भी क्या होती है, चेपी होती है, सिंपल आपने उसको लगा दिया तो आपका वेलक्रो हो गया। ठीक है, तो जिससे उनको इजीली सेफ्टी रहे स्लीपिंग के टाइम पे, बच्चे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। इनफैंट क्या होता है, 3 मंथ्स टू 1 ईयर। 3 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। उसका हेड साइज, एज, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। बच्चे का कपड़ा कैसा होता है, जर्सी होता है। ठीक है, पोलर फ्लीज होता है, बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल होता है। ठीक है, फैनल होता है, फ्लैनल होता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस वेयर मार्केट। मैंने खुद भी बच्चों किड्स वेयर कैटेगरी में काम करा है। मैंने किड्स वेयर के लिए काफी गारमेंट्स वगैरह भी बनाए हैं, और बहुत सारी कंपनी जैसे कि फर्स्ट क्राई हो गई, ठीक है, या फिर टाइबर टेबर हो गई, इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज हैं जो किड्स वेयर का काम करती हैं, ब्रांड्स हैं। यूसीबी हो गई, यूनाइटेड, ये क्या कहते हैं, बेनेटन हो गए, कलर्स ऑफ बेनेटन। तो ये सारे ब्रांड्स बच्चों के कलेक्शंस को लॉन्च करती हैं। तो अब क्या है, क्या ऐसा फैक्टर है कि किड्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर की मार्केट बहुत बड़ी होती जा रही है। पहला चीज तो ये है, सोसाइटल चेंजेस लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज। अब पहले इतनी बड़ी फैमिलीज नहीं, आजकल नहीं होती है। न्यूक्लियर फैमिली होती है, फादर मदर एंड बच्चे। द इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, मतलब आई एम नॉट सेइंग बहुत पैसा है, बट दे हैव मनी सो दैट वो अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना सकें, राइट। अ फास्टर पेस ऑफ लाइफ हैव इम्पैक्टेड द मार्केट। अब लाइफ इतनी ज्यादा, मतलब पहले क्या होता था कि छोटे बच्चों के कपड़े दादी नानी बनाती थी। अब इतना टाइम नहीं होता है, तो बच्चे के लिए क्या करते हैं, बाहर से मार्केट से लेना पड़ता है। फर्दर मोर चिल्ड्रन आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। आजकल तो आप देखते हो बच्चों की रील्स बन रही है, बच्चों के ऊपर ये सब हो रहा है, तो बच्चे क्या है, मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। कार्टून करेक्टर हो गए, फिल्म हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, टॉयज हो गए, उनसे क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है। ट्रिम्स के ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट 4 पे। मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट या सारे ही हो चुके हैं। डिफाइन ट्रिम्स की बात करते हैं। ट्रिम्स आर फंक्शनल एंड डेकोरेटिव डिटेल्स। कभी कभार ट्रिम्स क्या है, जैसे कि जिपर है, तो जिपर क्या है, दो गारमेंट को जोड़ रही है, तो ये ट्रिम क्या होती है, फंक्शनल। डेकोरेटिव क्या होती है, डेकोरेशन को, डिटेल्स को अप्लाई कर रही है। ठीक है, व्हाट गवर्न्स द साइज ऑफ अ बटन। साइज ऑफ अ बटन को क्या गवर्न करता है, द साइज इज गवर्न बाय इट्स लाइन। ठीक है, जो आपकी लाइन है उस पे क्या साइज होगा ये उस पर डिपेंड करता है। विच डिनोट्स द डायमीटर ऑफ द बटन, जो डायमीटर ऑफ द बटन को बताता है। ठीक है, जितनी लंबी आपकी लाइन होगी उतना ही लंबा आपका बटन लगेगा। व्हाट इज अ एप्लीक। एप्लीक क्या होता है, जहां पे दो फैब्रिक को आप सीव कर रहे हो, राइट। अ शेप पीस ऑफ फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे फैब्रिक को ट्रायंगल में कट कर दिया और उन्हें आपस में सिल दिया, तो ये क्या हो गया, अ शेप्ड पीस ऑफ फैब्रिक सीवन टू अ गारमेंट विद डेकोरेटिव स्टिचेस। और डेकोरेटिव स्टिचेस से आप सिल रहे हो। What are the 3 points to be kept in mind before the application of trims? ठीक है, एप्लीक पूछ लेता है, ट्रिम के लिए ये पूछ लेता है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ट्रिम को लगाते हुए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, पीछे भी था ये, इसका मतलब बहुत बार आया है पेपर में। ट्रिम क्या है कि शुड कॉम्प्लीमेंट द डिजाइन ऑफ द गारमेंट। आपका जो डिजाइन है उसके साथ आपकी ट्रिम मैचिंग की होनी चाहिए, तभी सुंदर लगेगा उसके ऊपर लगा के। द ट्रिम कॉस्ट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गारमेंट प्राइस। मान लो किसी ने मुझे बोला है कि मेरे को 500 रुपए की शर्ट लगानी है, मैं ट्रिम खरीद के लेके आ रही हूँ 200 रुपए पर मीटर, और उसको लगा रही हूँ इतनी महंगी, मेरा गारमेंट बन जाएगा 1000 रुपए का। तो आपका गारमेंट का जो प्राइस आपको रखना है उसमें आपकी ट्रिम की कॉस्ट फिट बैठनी चाहिए। द मटीरियल ऑफ द ट्रिम शुड बी कंपैटिबल विद दैट ऑफ द गारमेंट फैब्रिक। आपका जो मटीरियल है ट्रिम का वो काफी कंपैटिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नेट का कपड़ा लिया है और नेट के ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी जूट की, तो वो तो कोई मैच ही नहीं है, ये ना उसका कलर मैच कर रहा ना उसका मटीरियल कर रहा। तो अगर मैं नेट की लगा रही हूँ तो नेट के ऊपर मैं बारीक या फिर हल्की लेस लगाऊंगी जो कि उस पर टिक सके और सुंदर लगे, राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म लाइक पाइकोट एज, जिपर और लीनियर ट्रिम्स। ये सब क्या होता है, पाइकोट एज होता है रोल्ड स्टिचेस अप्लाइड ऑन द एज ऑफ लाइट फैब्रिक। ठीक है, रोल्ड स्टिचेस आप लगा रहे हो एज ऑफ द लाइट फैब्रिक, लाइट फैब्रिक्स की एजिंग के ऊपर आप लगा रहे हो, वो क्या होता है, रोल्ड स्टिचेस होता है। जिपर क्या होता है, लीनियर ट्रिम्स क्या होता है, ये अलग अलग टाइप की आपकी ट्रिम्स है। पाइकॉट का पता चला, पाइकॉट का मतलब है कभी कभार जो आपका फैब्रिक है, हल्का फैब्रिक है, उसके किनारे पे आप अपनी सिलाई
ऐसे ऐसे करके लगाते हो, गोल गोल घुमा के, रोल करके, तो कह रहा है रोल स्टिचेस को बोलता है पाइकॉट एजेस। ठीक है, एज है तो मतलब किनारे पे लगेगा। जिपर का मतलब होता है जहां पे आपको दो प्लैकेट को आपस में क्लोज करना है। ये जिपर क्या होती है, फंक्शनल भी होती है, डेकोरेटिव भी होती है। कभी कभार था, एक मेरे पास टॉप था, उसमें जिप थी, पर वो जिप ऊपर नीचे नहीं होती, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगी थी। तो डेकोरेशन के लिए भी होती है, और वो ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ प्लैकेट के लिए भी लगाई जाती है। तो क्या लिखा है, अ स्लाइडिंग क्लोजर अप्लाइड ऑन द स्ट्रेट प्लैकेट विच कैन बी यूज्ड एज अ फंक्शन, फंक्शन भी हो सकता है, डेकोरेशन भी हो सकता है। लीनियर ट्रिम क्या होती है, लीनियर ट्रिम मीन्स डेकोरेटिव स्टिचेस हैं, कॉर्डेड स्टिचेस हैं, एज है, फैगोटिंग और मल्टी निडल टॉप स्टिचिंग अप्लाइड टू सीम लाइन और गारमेंट एजेस यूजिंग सुइंग मशीन। कहने का मतलब ये है, लीनियर ट्रिम मतलब आपकी, आप सिलाई मार रहे हो, ठीक है, आप एक सिलाई मार रहे हो इंटेंशनली कि एक डिजाइन क्रिएट करेगी। सिलाई जरूरी नहीं है ना सीधी मारी जाए, उसको घुमा के भी मार सकते हो, जिगजैग में भी मार सकते हो। तो आप एक ऐसी लीनियर मतलब एक सीधी स्टिचिंग कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग शेप में। देखो लिखा है मल्टी निडल, दो निडल से भी लगाई जा सकती है, जो कि एक गारमेंट की एजिंग पे आप लगा रहे हो टू गेट अ वेरी डेकोरेटिव स्टिचेस। ठीक है, अप्लाइड ऑन द सीम लाइन, सीम के ऊपर लगाई जाती है, जैसे जीन्स के ऊपर साइड में दो लगा दी जाती है, जस्ट एक फैशनेबल डेकोरेटिव सिलाई के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर ट्रिम। अंडरस्टैंडिंग फैशन के ऊपर आ जाते हैं। नेम फोर कैपिटल्स, अगेन पेरिस, लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, न्यूयॉर्क का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। पेरिस इज द ओल्डेस्ट फैशन कैपिटल, इट इज द बर्थ प्लेस, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हाई फैशन। हाई फैशन का एक बर्थ प्लेस है, एक स्ट्रॉन्ग प्लेस है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक्सक्लूसिव एंड हाईली क्रिएटिव डिजाइन बनाता है, कस्टम मेड एक्सपेंसिव गारमेंट बनाता है। न्यूयॉर्क क्या है, नोन फॉर द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन, जहां पे वो बिजनेस करते हैं लोग, हेविली रेडी टू वेयर गारमेंट बनाते हैं जो कि मास प्रोड्यूस बेच सकें। ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर को बहुत ज्यादा और कमर्शियल वायलेबिलिटी को ध्यान में रखता है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार और। पेरिस आपकी ओल्डेस्ट फैशन कैपिटल है, हाई फैशन को सपोर्ट करती है, क्रिएटिव को और कस्टम मेड को। न्यूयॉर्क वहीं पे क्या है, फैशन है, बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन है, इट कंट्रीब्यूट्स हेविली टू द रेडी टू वेयर एंड मास प्रोड्यूस फैशन। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन होते कत्ते एंड हाई फैशन रेडी टू वेयर। ये मैंने पहले भी करवाया है। हाई फैशन आपको पता है, जो एक पीस बनता है सिंगल आदमी के लिए बनता है, उसके एक दो ही पीस बनते हैं और हैंड क्राफ्टेड होता है, बहुत टाइम लगता है। रेडी टू वेयर में क्या है, रेडी टू वेयर अगेन वही चीज है, जो रेडी टू वेयर मतलब प्रत्ये पौते। रेडी टू वेयर का मतलब ये है कि आपका गारमेंट मास प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट इज बेसिकली वहां पे। पढ़ लेते हैं एक बार हम। हाई होते कत्यूर प्रोड्यूसर्स आर हाईली क्रिएटिव डिजाइन हाउसेस, डिजाइनर पीसेस होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव गारमेंट मेड इन ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए ऑर्डर में बिल्कुल वो बनता है। हाई फैशन रेडी टू वेयर लेबल्स आर नोन फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव स्टाइलिंग। तो जो हाई फैशन है, रेडी टू वेयर लेबल है, आर नोन फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के लिए है और इनोवेटिव स्टाइलिंग करी जा रही है, बट आर मेड इन स्टैंडर्डाइज साइजिंग, और उसे स्टैंडर्डाइज साइजिंग में बनाया जाता है। यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, कस्टम फिटेड। भाई क्योंकि फैक्ट्री में जो स्टैंडर्ड साइज है उसको फॉलो करते हो, पर आप जब हाई फैशन करते हो, एक बंदे के लिए बना रहे हो, तो आपकी फिटिंग चेक करनी पड़ती है, राइट। वट आर द रीजन फॉर आउटसोर्सिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट। ये अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपकी बड़ी कंपनीज, बड़े कंट्रीज जैसे कि यूरोप, जापान, यूएस है, इन्हें सस्ते में कपड़ा बनवाना है, इसलिए आप आउटसोर्स करते हो, क्योंकि वहां की जो लेबर है वो सस्ती है ना, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता है, तो वहां पे, और वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में बन सकता है। तो कौन लोग बनाते हैं बड़ी कंट्रीज के लिए, चाइना, इंडिया, श्रीलंका। हम लोग जो है, चाइना है, श्रीलंका है, इंडिया, ये एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा गारमेंट्स को। ठीक है, मेंस वेयर पे आते हैं। आफ्टर 20th सेंचुरी मेंस वेयर एक्सपीरियंस ड्रामेटिक चेंजेस। ये तो सेम ही क्वेश्चन है कि मेंस वेयर को ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं, फ्यूअर वर्किंग आवर करना है, स्पोर्ट्स वेयर है, तो वही है। ये कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द कैटेगरीज ऑफ मेंस वेयर क्लोथिंग। मेंस वेयर क्लोथिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो आप पहले बताओगे मेंस वेयर की चार क्लोथिंग है। पहला कैजुअल वेयर है, कैजुअल वेयर में आपका इनफॉर्मल क्लोथिंग होता है, टी शर्ट, जीन्स वगैरह। सेकंड आता है स्पोर्ट्स वेयर, जो आप स्पोर्ट्स खेलते हुए पहनते हो, इंटरचेंजेबल इनफॉर्मल क्लोथिंग। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर क्या होता है, जो आप बेसिकली अपना व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, जैकेट, स्विमिंग करते हुए पहन रहे हो, वो आपका एक्टिव वेयर होता है, राइट। फॉर्मल वेयर यू आर वेयरिंग इन ऑफिसेज, यू आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, जहाँ पे आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हो, काफी फॉर्मल आपको रहना है, प्रोफेशनल रहना है, वहां पे आप फॉर्मल वेयर पहनते हो। आउटर वेयर आप कब पहनते हो, जब आपको, जैसे कि आउटर वेयर का में ओवर कोट्स हो सकता है, क्लोथिंग डिजाइन टू बी वॉर्न आउटसाइड ओवर अदर गारमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज आउटर वेयर। ठीक है,
जैसे कि ओवर कोट्स, रेन कोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंस वेयर एथनिक क्लोथिंग। एथनिक क्लोथिंग एक अलग सेक्टर है जो कि आप जैसे किसी की शादी हो जाती है, वेडिंग फंक्शन हो गए, ऐसे ओकेजन्स पे आप पहनते हो जहाँ पे आप ट्रेडिशनल पूजाज में पहनते हो, ठीक है। तो एथनिक क्लोथिंग मेंस वेयर में क्या होती है, ट्रेडिशनल गारमेंट्स लाइक शेरवानी, शादियों में शेरवानी पहनते हैं, चूड़ीदार पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पजामाज पहनते हैं। ये क्या है, आपका एथनिक क्लोथिंग है, ठीक है। जैसे कुर्ता पजामा हो गया, धोती हो गया। एथनिक का मतलब ही यही है जो आप वेडिंग्स में पहनते हो, फंक्शंस में पहनते हो। विद ग्लोबलाइजेशन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एथनिक एंड वेस्टर्न इज ब्लरिंग। ये सही कह रहे हैं कि पहले के टाइम में, आज के टाइम में धोती पजामा कोई नहीं पहनता, शेरवानी वगैरह भी अब लोगों ने बंद कर दी, उसकी जगह कोट पहनने लगे हैं शादी में, राइट। तो अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्न फैशन इंडिया में घुसता जा रहा है, तो आपका वो जो एक लाइन थी ना कि ये एथनिक क्लोथिंग पहनेंगे, कुर्ता वगैरह पहनेंगे और वेस्टर्न पहनेंगे, वो लाइन ब्लर होती जा रही है, लीडिंग टू दी फ्यूजन गारमेंट्स लाइक जोधपुरी पैंट्स एंड नेहरू जैकेट। तो ये क्या हो रहा है, फ्यूजन गारमेंट जो कि जोधपुरी पैंट होता है, नेहरू जैकेट हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड मेंस वेयर क्लोथिंग। तो अब मेंस वेयर क्लोथिंग के बारे में बताओ। मेंस वेयर हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्पोरेट कल्चर एम्फसाइजिंग अ वेरी शार्प इमेज। तो अगर मैं बोलूं कि क्या शॉर्ट नोट बोल रहा है, क्या फैक्टर्स जो कि मेंस वेयर क्लोथिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मेंस क्या काम करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो वो लोग सूट टाइज वगैरह बहुत पहनते हैं, इसलिए यहाँ पे आप ये भी बोलोगे कि मेंस वेयर क्लोथिंग में आप फ्राइडे ड्रेसिंग के बारे में भी बताओगे, ठीक है। आपको फ्राइडे ड्रेसिंग के बारे में बताओगे कि क्यों, कैसे इंडस्ट्रीज में मेंस काम करते हैं, तो फ्राइडे को उनके लिए रिलैक्स अप टाइट ड्रेस कोड्स होते हैं, ठीक है। फिर आप बताओगे मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल वर्कवेयर में गारमेंट्स लाइक कार्गो पैंट्स एंड डेनिम चलते हैं मेंस वेयर के लिए, ठीक है। एथनिक में क्या पहनते हैं, चूड़ीदार वगैरह, तो आप मेंस वेयर का सब कुछ बताओगे, स्पोर्ट्स वेयर बताओगे, कॉर्पोरेट में फ्राइडे ड्रेसिंग वगैरह भी बताओगे, कॉर्पोरेट की जो आपकी ड्रेसिंग होती है फॉर्मल वेयर वो भी बताओगे, मिलिट्री में कैसे लोग कार्गो पैंट्स वगैरह पहनते हैं वो भी बताओगे। तो आपको 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे इफ इट इज अ 3 और अ 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। नेम द फैब्रिक प्रेफर्ड फॉर मेंस वेयर क्लोथिंग। कौन से कपड़े मेंस वेयर पहनते हैं। मेंस की क्लोथिंग में लाइट वेट कॉटन, कॉटन की आपने अपने पापा को बहुत देखा होगा, है ना। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपने मेल फ्रेंड्स को देखा होगा कि वो कॉटन का बहुत पहनते हैं, लिनन का बहुत पहनते हैं, सिंथेटिक ब्लेंड्स पहनते हैं विच आर प्रेफर्ड फॉर शर्टिंग, जो शर्टिंग में बहुत अच्छा होता है, आपने देखा होगा शर्ट्स में लिनन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो हेवियर रिफाइंड वूल, जब विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ब्लेंड पहनते हैं सूट्स में, जहाँ पे भी अगर शादी वगैरह में देखोगे तो वुलन की क्लोथिंग, या फिर अगर विंटर्स में बहुत ज्यादा वुलन का यूज होता है, ठीक है। कैनवस होता है, कैनवस एंड डेनिम्स भी यूज होता है कैजुअल वेयर में। कैजुअल वेयर की बात करूं तो कैनवस हो गया, डेनिम की जीन्स वगैरह में देखा जाता है। मोस्टली कॉटन, विंटर्स में वुलन क्लोथ्स जो हो गए, लिनन कॉटन आपके समर में, वुलन ब्लेंड्स वगैरह आपको मिलते हैं विंटर्स में, और आपका डेनिम वगैरह कैजुअल में। डिफरेंशिएट बिटवीन अ शर्ट एंड टी शर्ट ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ऑलरेडी आपको पता है शर्ट में बटन्स होते हैं, कॉलर आप स्टाइल कर सकते हो, डिफरेंट काइंड का कॉलर लगा सकते हो। टी शर्ट की अगर मैं बात करूं, पर टी शर्ट में आपके बटन्स नहीं होते हैं, वो नॉन कॉलर्ड एक निटेड फैब्रिक होता है। वट फैब्रिक कैन बी यूज टू अचीव अ गुड फिट। एक कौन सा फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव अ गुड फिट, एक अच्छी फिटिंग देने के लिए और एक अच्छा कंफर्ट देने के लिए पैंट में। तो फैब्रिक इन्फ्यूज विद स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्चुअली में गारमेंट अच्छा होगा अगर मुझे पैंट्स के लिए बनाना है। क्या मैं बिल्कुल एक नेचुरल फाइबर से बनाऊं, कैसा फैब्रिक होना चाहिए। तो फैब्रिक जो कि इन्फ्यूज्ड हो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज के साथ। आजकल क्या चल रहा है, ब्लेंडेड कॉटन ब्लेंड है, तो कॉटन प्योर कॉटन यूज हो रहा है और उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक डाल देते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स होकर आपका फैब्रिक फाइबर तैयार होगा, राइट। तो फैब्रिक जो कि स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर अचीव्ड बाय यूजिंग इलास्टोमेट्रिक yarns along with the main yarn during weaving। तो जो बुनाई के टाइम पे जो आपके फैब्रिक्स हैं वो आपके इलास्ट्रोमेट्रिक यार्न्स के साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। वुमेन्स वेयर क्या होता है, स्टेट्स रीजन विच लेड टू द रिक्वायरमेंट फॉर इजी टू वेयर क्लोथिंग फॉर वुमेन। इजी टू वेयर क्लोथिंग फॉर वुमेन को ध्यान में रखते हुए एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी वुमेन बिकेम हाईली एक्टिव। वुमेन्स क्या हो गई, बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हो गई, स्टडिंग करने लगी, प्लेइंग करने लगी, तो सोशल चेंज आया, तो उनको कंफर्टेबल क्लोथिंग चाहिए। यही वुमेन्स वेयर की क्लोथिंग के बारे में बोल रखा है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ कि एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी वुमेन बिकेम स्लाइटली हाईली एक्टिव, स्टडिंग, टीचिंग, प्लेइंग, वर्किंग इन ऑफिसेस। तो ये जो सोशल चेंज आया है, इसकी वजह से सिलवेट्स को काफी इजी बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा डिजाइनर सिलवेट्स नहीं है। मतलब सिलवेट्स का मतलब क्या होता है, द शेप और द आउटलाइन ऑफ द गारमेंट। तो जो आउटलाइन है, जो शेप है, वो बहुत ज्यादा इजी बना दी है, इजी टू वेयर
कंफर्टेबल एंड रेडी टू वेयर कन्वीनियंट क्लोथिंग कर दिया, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस कैटेगरीज इन वुमेन्स वेयर। वुमेन्स वेयर की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपने मेंस वेयर की पढ़ी। वुमेन्स वेयर में एक तो होता है इवनिंग वेयर, बल्कि ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, कैजुअल वेयर, स्ट्रीट वेयर, फॉर्मल वेयर, नाइट वेयर अलग होता है, मैटर्निटी वेयर अलग होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल बॉडी साइजेस आपके तीन है। बॉडी साइजेस की बात करेगा तो मिसी, जिसमें कर्व्ड होते हैं, आप उसमें कट देते हो। पिटाइट होता है और जूनियर होता है ना। पिटाइट आपका होता है शॉर्ट स्लेंडर वुमेन के लिए, और जूनियर जो कि आपकी यंग बॉडी है उसके लिए। वट आर द थ्री प्राइमरी एलिमेंट्स फॉर डिजाइन इन वुमेन्स वेयर फैब्रिक। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि वुमेन्स वेयर के गारमेंट में क्या तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कलर को ध्यान में रखना चाहिए, कपड़े की क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए, शेप को ध्यान में रखना चाहिए। ये मैंने पढ़ाया है आपको। कलर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैब्रिक क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, और शेप क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड ऑन वुमेन्स वेयर। फैशन फोरकास्टिंग कैसे होती है, आपको पता है फैशन फोरकास्टिंग के हब है न्यूयॉर्क के अंदर, मीन्स बेसिकली यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, जहाँ पे लोग फैशन फोरकास्टिंग करते हैं, प्रॉपर एक रिसर्च करते हैं कौन सा कलर हमें नेक्स्ट ईयर लॉन्च करना है, कैसे गारमेंट, कौन सा ट्रेंड हमें लेके आना है मार्केट में, ठीक है। जैसे एक लाइलेक कलर का पिछले साल बहुत चला था कि लोग लाइलेक कलर, हर कोई लाइलेक पहन रहा है, ठीक है। तो वुमेन्स रेडी टू वेयर गारमेंट क्लोजली फॉलो स्पेसिफिक ट्रेंड। एक पर्टिकुलर ट्रेंड, जैसे कि चिकनकारी है, वो चलेगा तो पूरे टाइम चिकनकारी, हर कोई चिकनकारी पहन रहा है, तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। ट्रेंड फोरकास्ट इंडिकेट द न्यू कलर पैलेट, जैसे कि इस साल का कलर है क्लाउड डांसर 2026 का। तो ये क्या है कि जो ट्रेंड फोरकास्ट है, ये पहले से क्या करते हैं, न्यू कलर्स अपने निकालते हैं, फैब्रिक को स्टडी करते हैं, पिछले साल क्या बिका क्या नहीं बढ़ा, या फिर सरफेस ट्रीटमेंट्स करते हैं, सिल्वर्स लेके आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड फोरकास्ट इंडिकेट द न्यू कलर, न्यू कलर्स निकालते हैं, फैब्रिक ट्रेंड निकालते हैं, क्या फैब्रिक चाहिए। हर साल हम सिर्फ कॉटन नहीं, न्यू फैब्रिक भी बनते हैं, जैसे कि सिंथेटिक फैब्रिक्स में भी काफी ज्यादा इनोवेशन करी जाती है। सरफेस टेक्निक्स, मतलब आपको डिजाइनिंग में एप्लीक देना है, प्लीटिंग करनी है, रफल डालना है, क्या ट्रेंड में लेके आना है। जैसे एक रफल वाला चला था टॉप ट्रेंड में, तो हर कोई रफल वाला पहन रहा है, तो वो एक सरफेस ट्रीटमेंट है। सिलवेट कौन सा देना है, मतलब शेप कौन सी चल रही है। बॉडीकॉन ड्रेसेस चल रही है तो हर कोई बॉडीकॉन पहन रहा है, ठीक है। अगर एक अनारकली कुर्ता चल रहा है तो हर कोई अनारकली, अब जैसे अनारकली बिल्कुल हट गया ना ट्रेंड में, आजकल कोई नहीं पहनता। तो ये क्या है कि ये ऑलरेडी एक फोरकास्ट करी जाती है कि हमें किस टाइप का ट्रेंड में लेके आना है। सिल्वेट, डिजाइन, फैब्रिक, ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के कलेक्शन लॉन्च किया जाता है, ठीक है, टू डिजाइन देयर कलेक्शन। नेम सम वेरिएशन ऑफ कुर्ताज। कुर्ताज को कालीदार कुर्ता होता है, ए लाइन होता है, स्ट्रेट कुर्ता होता है, गला विद योक, योक मतलब जिसका राउंड गला होता है वो। चिल्ड्रंस वेयर की बात कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ चिल्ड्रंस वेयर मार्केट। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। ये वही है कि कैसे आप फैमिलीज की अब इनकम बढ़ रही है, सो नाउ दे वांटेड टू स्पेंड मनी ऑन देयर चाइल्ड बेस्ट क्लोथिंग, क्योंकि वो आजकल मीडिया से, सोशल मीडिया से, कार्टून करेक्टर्स से, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड नाउ पीपल आर मोर अवेयर अबाउट फैशन। पहले हमारे पेरेंट्स जो थे वो फैशन की उन्हें नॉलेज नहीं थी, बच्चे को जो नानी मामा ने बना के दे दिया, दादी ने बना दिया, वही बच्चा पहन लेता है। बट आजकल लोग सोशल मीडिया को इतना जानते हैं, फैक्टर्स को इतना जानते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आजकल पेरेंट्स की इनकम बढ़ रही है, लाइक बोथ आर वर्किंग। पहले सिर्फ पापा काम करते थे, तो बच्चे की क्लोथिंग के लिए इतना लोगों के पास इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं होता था, कहते थे क्यों ही खरीदना है ना, 1-2 साल में बच्चा बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, बट अब लोग खरीदना चाहते हैं, तभी तो ये कंपनी जैसी फर्स्ट क्राई होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट क्लोथिंग। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत बार। हेड का आपको पता होना चाहिए, एक बच्चे का हेड 1/5 होता है, ठीक है। फैब्रिक्स बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चे के, कौन से होते हैं, पोलर हो गया, फ्लीज हो गया, जर्सी हो गया, सॉफ्ट। और कलर्स कौन से होते हैं, पेस्टल कलर्स, मतलब बिल्कुल जो आपके कैंडी के जो कलर्स होते हैं ना, मार्श मेलो के कलर, बिल्कुल लाइट ब्लू, लाइट पिंक, वो यूज होता है। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डिजाइन फॉर प्री टीन्स एंड टीन क्लोथिंग। टीन क्लोथिंग आपको पता है, जो फेज होता है बच्चे का 11 साल से 17 साल तक, वो आपका होता है टीनेजर। प्री टीन का मतलब होता है जो ये एज होती है 8-10 साल वाली, वो प्री टीन होती है। टीन वाली क्या होती है, 11 से 17। बिकॉज ऑन द ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी एज में काफी चेंजेस होते हैं बच्चे की हाइट में, वेट में और बॉडी कॉम्पोजिशन में। हर किसी की जो बॉडी होती है वो उसकी प्यूबर्टी के टाइम पे हाइट बढ़ती है, वेट में और बॉडी प्रपोर्शन में बहुत चेंजेस करे जाते हैं। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के उनकी कैटेगरी में सिल्वेट्स, मतलब शेप निकाली जाती है गारमेंट की और वेरिएशन करी जाती है टू फिट चेंज इन कॉन्टोर। जैसे उनकी बॉडी का
जो डिजाइन है, शेप है, वो चेंज हो रही है, वो उनको फिट हो सके, ठीक है। डिजाइन एलिमेंट्स आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय करेक्टर लाइसेंस क्लोथिंग, क्योंकि इस जो देखो टीनेजर्स होते हैं, जो आप लोग की एज है, टीनेजर्स ही हो, तो नाउ आप लोगों को क्या चाहिए, एडवेंचर चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, फैशन चाहिए, राइट, फैशनेबल चाहिए, है ना। तो ये सब चीजों की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो आप लोगों की क्लोथिंग बनाते हुए ब्रांड्स लाइक मैक्स, पैंटलून, ये लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि अगर एक बच्चे का एज, हाइट, वेट, मूड्स, ये सब बहुत रैपिडली चेंज होता है टीनेजर्स के साथ, तो इनके लिए कलेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी बनते हैं, और इनके साइजेस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टाइप के शेप ऑफ द गारमेंट निकलते हैं, जैसे ओवर साइज बहुत ज्यादा चलता है, राइट। गिव 3 रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रंस वेयर इंडस्ट्री। अगेन ये वही है कि अब तो इनकम इंक्रीज हुई है वर्किंग पेरेंट्स की, एक तो इनकम बढ़ी है तभी तो वो बच्चे के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, न्यूक्लियर फैमिली विद फ्यूअर चिल्ड्रन। पहले एक ही पेरेंट्स के 10 बच्चे हो रहे हैं, 15 बच्चे हो रहे हैं, तो वो इतना ध्यान कहाँ दे पाएंगे अपने बच्चे पे। अब न्यूक्लियर फैमिली है तो फ्यूअर चिल्ड्रन है, तो नाउ पेरेंट्स कैन स्पेंड मोर ऑन देम। तीसरा, एक्सटेंसिव ग्लोबल एक्सपोजर। अब बच्चों का एक्सपोजर ही इतना है, बच्चों का एक्सपोजर मतलब चिल्ड्रंस वेयर का एक्सपोजर। आजकल आप ऑनलाइन जेप्टो पे ही देख लो, किसी भी ब्रांड को भी अगर आप सर्च करोगे तो इजीली मिंत्रा वगैरह में किड्स वेयर का प्रॉपर एक सेक्शन है जहाँ पे किड्स क्लोथिंग को बहुत प्रमोट किया हुआ है, तो इतना इजीली एक्सपोजर है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स एडवांस हो गए हैं, इनकम बढ़ गई है, दूसरी बात बच्चे भी कम है जिन पे हम फोकस कर सकें, और तीसरा क्या है, ग्लोबल एक्सपोजर है। ये तीन है मेन। व्हाट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड अमंग चिल्ड्रन। देखो बच्चों के अंदर फैशन ट्रेंड कैसे पता चलेगा, चलो मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर तो चलो आपने मूवीज में देख लिया, ठीक है, रनवे पे देख लिया, सेलिब्रिटीज को देख लिया, हर समय इंस्टाग्राम चलाते हो वहां से देख लिया, बच्चों का कहाँ से पता चलता है। पहली बात, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगेन इतनी ऐड आती हैं आजकल, आप देखते हो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हो तो इतनी ऐड आती है, तो वो क्या है, आपको बताती है कि अच्छा ये चिल्ड्रन के लिए चल रहा है, सोशल मीडिया से पता चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आप, वहां पे भी आपके पास पता चलता है कि अच्छा ये न्यू ट्रेंड मार्केट में आया है ना। प्लस पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब है आपकी जो सोसाइटी है, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और वो हर हर बच्चा, मतलब वो अपने बच्चे को लेके आते हैं पेरेंट्स नीचे, तो हर एक दूसरे बच्चे के कपड़े को देख के यू गेट एन आइडिया, राइट, कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, फिल्म्स क्या चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा पेरेंट्स ऐसे बोलता है उसने भी तो शरारा पहना है ना, तो इसके लिए भी खरीद देती हूँ, बिकॉज इसी दिस इज हाउ यू गेट टू नो अबाउट लेटेस्ट फैशन ट्रेंड। आपको अपने ग्रुप्स के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू पता चलता है। और आजकल तो यूट्यूब पे बच्चे इतना व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, वहां से भी अगर किसी ने कुछ पहना तो मेरे को तो यही चाहिए, राइट। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग इनफैंट क्लोथिंग। बच्चे को क्लोथिंग का रखते हुए उसका हेड साइज का ध्यान रखना पड़ता है, एज को ध्यान में रखते हुए काफी सॉफ्ट फैब्रिक यूज करे जाने चाहिए, बटन्स बहुत ज्यादा सॉफ्टली होने चाहिए, इजीली आप बच्चा कपड़ा उतार सके और पहन सके, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, सेंसिटिव स्किन होती है। नेम टू प्रेफर्ड ट्रिम फॉर इनफैंट क्लोथिंग। इनफैंट क्लोथिंग में किस टाइप के बटन, इन ट्रिम क्या होता है, जो आप ऊपर से लगाते हो, वो फंक्शनल भी हो सकती है, डेकोरेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे फंक्शनल ही लगाओगे, डेकोरेशन तो क्या ही करोगे, बच्चे को चुभेगी। तो इनफैंट बच्चों के लिए जो फंक्शनल होती है वो होती है वेलक्रो, सीधा टोपी लगाया शर्ट बंद हो गई, या फिर स्नैप बटन, बटन दबाया बंद हो गया। वाई आर इजी टू मेंटेन फैब्रिक्स प्रेफर्ड फॉर प्री टीन्स। ये मैं बता चुकी हूँ, इजी टू मेंटेन फैब्रिक्स क्यों बनाए जाते हैं टीन्स और प्री टीन्स के लिए, क्यों। अच्छा बैटरी भी लो होने वाली है, चलो कोई नहीं, इसको फिनिश कर लेते हैं, एक ही पेज बचा है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी एनर्जेटिक होते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन एट दीज ग्रोइंग स्टेजेस आर हाईली फिजिकली एक्टिव एंड एनर्जेटिक। देयर गारमेंट्स रिक्वायर इजी टू केयर एंड मेंटेन फैब्रिक लाइक पॉपलिन, लाइट वेट जर्सी नेट दैट कैन विथस्टैंड फ्रीक्वेंट वॉशिंग एंड वेयर। क्यों, क्योंकि जो प्री टीन्स और टीन टीन्स होते हैं क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कभी कोई और एक्टिविटी करते हैं, डेनिम्स पहनते हैं, कुछ जर्सी पहनते हैं, कुछ और करते हैं, राइट। तो इस एज ग्रुप के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके कपड़े इजी टू वेयर होने चाहिए, जिससे कि इजीली, देखा होगा मम्मी मैं खेल के आया हूँ कपड़े उतार के फेंक दिए, तो ये सारे कपड़े कौन से होते हैं, पॉपलिन हो गया, लाइट वेट डेनिम हो गया। ट्रिम्स एक लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, ये कर लो, बस एक पेज बचा है आपका। ट्रिम्स होता क्या है, दो टाइप ट्रिम्स, मतलब आप एक चीज ऊपर से लगा रहे हो कपड़े की, वो या तो फंक्शनल होगी, जैसे जिपर होता है, बटन होता है, बटन लगाते हो जिससे कि आपका अंदर का पार्ट ना दिखाई दे, जिपर लगाते हो क्लोज करने के लिए, तो या तो फंक्शनल है। डेकोरेटिव क्या हो सकता है, सजावट के लिए, ठीक है, कि मैंने ऊपर से कोई लेस लगा दी, अब ये सुंदर लग रहा है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिम्स इन वेरियस फॉर्म्स इन गारमेंट। गारमेंट में फंक्शनल फास्टनर्स
फास्टनर्स का मतलब यहाँ पे यही है, किसी चीज को बंद करना, ठीक है। फास्टनर मतलब आई हैव फास्टेंड दिस शर्ट, फास्टेंड दिस शर्ट मतलब मैंने शर्ट को बंद करा है। किस ट्रिम, फंक्शनल ट्रिम का मतलब है फंक्शनल फास्टनर, मतलब बटन, जिपर, हार्डवेयर, मैंने जिपर लगा दी, उसको बंद कर दिया, तो ये फंक्शनल फास्टनर है, ठीक है। ट्रिमर को इस तरीके से काम किया है कि उसने बंद कर दिया, राइट। वेलक्रो भी हो सकता है। टू सिक्योर द गारमेंट, जहां पे मैंने अपने गारमेंट को सिक्योर करा है। दूसरी तरफ जो दूसरा पॉइंट है वो है डेकोरेटिव डिटेल, मैंने एप्लीक कर दिया, कोई लेस लगा दी, रिक रैक मतलब जिगजैग, रिक रैक का मतलब जिगजैग लेस लगा दी, जिससे कि एस्थेटिक अपील बढ़ गई, वो गारमेंट और सुंदर लगने लग गया। स्केलेबिलिटी ऑफ द बेस गारमेंट, गारमेंट और सुंदर बन गया, वो होता है डेकोरेटिव। हाउ आर ट्रिम्स क्लासिफाइड, ट्रिम्स कैसे क्लासिफाइड होती है, सेम क्वेश्चन है, फंक्शनल एंड डेकोरेटिव, ठीक है। जहाँ पे फंक्शनल मतलब जहाँ पे यूटिलिटी ट्रिम है, और डेकोरेटिव मतलब जो आपकी सुंदरता बता रही है, जैसे रिबन होते हैं, ड्रेस में रिबन लगे होते हैं, एप्लीक लगे होते हैं। व्हाट आर लीनियर ट्रिम्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि लीनियर ट्रिम्स क्या होता है, एक्सप्लेन देयर यूसेज इन अ गारमेंट विद एग्जांपल। तो लीनियर ट्रिम्स आर डेकोरेटिव स्टिचेस अप्लाइड टू सीम लाइंस। तो आपकी जो सीम है, जो आपका कपड़े का किनारा है, गारमेंट की एजिंग है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, डेकोरेटिव स्टिचेस लग रही हैं, तो वो लीनियर ट्रिम में लग रही है। यूजुअली क्रिएटेड ऑन अ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन में लीनियर ट्रिम मैंने पहले भी बताया, आप कपड़े के ऊपर एक सीधा जो सिलाई लगा रहे हो वो इंटरेस्टिंग वे में लगा रहे हो सुइंग मशीन के थ्रू, जिससे कि आपका गारमेंट और अच्छा बने। एक्सप्लेन इंक्लूड द कॉर्डेड एज, आपको कैसे अपने गारमेंट को कॉर्डेड एज देना है, फॉर एग्जांपल आप कॉर्डिंग के थ्रू दे सकते हो, है ना, या फगोटिंग के थ्रू दे सकते हो, या मल्टी नेडल टॉप स्टिचिंग के थ्रू दे सकते हो। एंड जस्ट आई एम मेकिंग यू मोर इजी, लीनियर ट्रिम्स एक डेकोरेटिव ट्रिम की तरह ही होती है, जो कि आपकी सिलाई के ऊपर लगाई जाती है, जिससे गारमेंट और अच्छा लगे, और इसको लगाने के लिए सिंपल सुइंग मशीन चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि आपने एक कॉर्ड ले ली, आपने कॉर्ड ली मोटी, उसको पकड़ के लगा दिया, तो वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, वो उसको आउटलाइन दे रहा है, कॉर्डेड एज हो गया। फगोटिंग क्या होता है, ओपन वर्क फॉर स्ट्रेट लाइन, फगोटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्ट्रेट लाइन आप डिफरेंट कॉर्ड से लगा रहे हो, वो फगोटिंग होता है, ठीक है। मल्टी नीडल का भी यूज कर सकते हो। वट आर द 3 पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिम, ये मैं बता चुकी हूँ। डिजाइन को ध्यान में रखना है, कॉस्ट को ध्यान में रखना है, और मटेरियल के साथ मैच करना चाहिए। वाई शुड स्केलेप एज बीन अवॉइडेड इन द स्कर्ट, क्योंकि फिर आप अगर उसको ऑल्टर करोगे तो उसका जो डिजाइन है वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऊपर समझा दिया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, अलग टाइप की हमारी ये ट्रिम्स होती हैं, जैसे कि एप्लीक हो गया, पाइकॉट एज हो गया, जिपर हो गया, और बटन होल हो गया, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला होता है एप्लीक, एप्लीक क्या है, जहाँ पे आप 2-3 गारमेंट के टुकड़े ले रहे हो, मतलब मान लो मेरे पास बहुत सारे गारमेंट्स फटे हुए हैं, उन कपड़ों को मैं अलग अलग शेप में कट कर दूं और उसे सिल के एक नया फैब्रिक बना दूं, एक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, अलग 4 कपड़े और उनको जोड़ के एक कपड़ा बना दूं, तो ये क्या होता है, एप्लीक होता है, ठीक है। तो आप उनको जोड़ रहे हो, ईदर फ्लैट और स्टफ्टेड विद अ 3D इफेक्ट, और एक 3D इफेक्ट आ रहा है। पाइकॉट एज क्या होता है, वही होता है, ये पाइकॉट का मतलब है जो आप सिलाई को रोल कर रहे हो, स्विंग मशीन से लगाते हो हल्के फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। एक लाइट फैब्रिक है जैसे कि मसलिन है या पॉपलिन है, उसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूं गोल करके, तो वो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एकदम डेकोरेटिव एजिंग दी गई है, ठीक है। जिपर क्या होता है, जिपर होता है जो प्लैकेट को बंद करता है, ये एक फंक्शनल भी होता है, डेकोरेटिव भी होता है, जैसे जीन्स में साइड में जिपर लगा देते हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका बेसिकली वो फंक्शनल नहीं है, वो क्या है, डेकोरेशन के लिए लगाई हुई है। बटन होल क्या होता है, बटन होल क्या होता है, स्लिट मेड इन वन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द प्लैकेट, जो आपके 2 प्लैकेट होता है ना, शर्ट को बंद करने का 2 पार्ट्स होते हैं, तो एक जगह पे बटन लगता है, एक जगह पे बटन होल जो आपका काज होता है, जिसमें से फ्रॉम विच द बटन स्लिप क्लोज टू द प्लैकेट, अगर मुझे प्लैकेट को बंद करना है तो आई कैन पुट द बटन इनसाइड द बटन होल टू क्लोज द बटन, राइट। वट आर ब्रीचेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 हैं, बस थोड़े से हमारे 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं। वट आर ब्रीचेस, ये एक शीथ कॉस्ट्यूम होती है, मोल्डेड टू द बॉडी कॉन्टोर दैट एक्सटेंडेड इनटू ट्राउजर्स। तो अगर आपको नहीं पता है, बहुत लोगों को इसमें नहीं पता होगा कि ब्रीचेस क्या होता है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ब्रीचेस होते क्या है। ये इसको हम बेसिकली ब्रीच बोलते हैं, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको याद रहे, ये ब्रीच होता है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है डेफिनेशन, यहाँ पे इसमें लिखा है एक शीथ कॉस्ट्यूम फिटेड है, बिल्कुल आपका पैंट बिल्कुल टाइट है, मोल्डेड है बॉडी की शेप में, जो कि एक्सटेंड किया गया है इनटू ट्राउजर एंड फिटेड टाइटली अराउंड द लेग्स। तो आप देखो ये ब्रीचेस कितने टाइटली होते हैं, कितने टाइटली फिटेड है ना।
इनको क्या बोलते हैं, ब्रीचेस बोलते हैं, ठीक है। What are the major problem with the tight breeches worn by men in 18th century? ठीक है, तो इट इज एक्सटेंडेड। पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा फिटेड होते हैं और ट्राउजर्स की तरह ही इनकी लेंथ होती है। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, इंग्लैंड में जो चला था, दे वर एग्जैजरेटेड मोड ऑफ क्लोथिंग डिजाइन फॉर एडोरमेंट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर मेन टू इवन सिट डाउन। पता नहीं इसको क्यों फैशन में ले आए थे, बट ये एक एक्सप्रेशन बनाया था क्लोथिंग डिजाइन का, बट इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। बस ये एक एडोर्नमेंट के लिए बनाया गया, मतलब सुंदरता के लिए बनाया गया, बट इट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन टू सिट डाउन, कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे ब्रीचेस को पहन के। What are the 5 archetypes और कैटेगरीज ऑफ क्लोथिंग क्लासिफाइड ओवर हिस्ट्री? हिस्ट्री के अंदर हमारे 5 एक कैटेगरीज हैं। पहला होता है ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम, इजीली आप ड्रेप कर लो। स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम, जो इजीली आपकी क्या होती है, स्लिप हो जाती है। क्लोज्ड स्टिच कॉस्ट्यूम, जो आप सिलाई कर दिया आपने हर तरफ से और पहन लिया। ओपन स्टिच, जो कि आपको बिल्कुल इजीली ओपन स्टिच है, ठीक है, आपको स्टिचिंग करनी नहीं है, आपने सीधा उस ड्रेस को डायरेक्टली पहन सकते हो, उसको आपको स्टिच करने की जरूरत नहीं है। और पांचवा आता है आपका शीथ कॉस्ट्यूम। क्या होता है, शीथ कॉस्ट्यूम, जो कि बहुत ही पतले फैब्रिक का बना होता है। ए नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ शीथ कॉस्ट्यूम, जो कि एकदम आपकी बॉडी के साथ स्टिक होता है, जैसे कि ट्राउजर्स एंड ब्रीचेस। क्या एग्जाम्पल है, ट्राउजर्स एंड ब्रीचेस। लास्ट क्वेश्चन है ये, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द हिस्ट्री वेयर द डिजायर ऑफ एडोर्नमेंट ट्रांसिट प्रैक्टिकल कंसर्न लाइक कंफर्ट एंड वेरेबिलिटी। ये कह रहे हैं कि कैसे एक प्रैक्टिकल कंफर्ट और वेरेबिलिटी को ध्यान में दिया। तो 18th सेंचुरी में मैं एग्जाम्पल बोल रहा है, ये एक एग्जाम्पल है कि 18th सेंचुरी में जो मेंस थे वो बहुत ही एग्जैजरेटेड क्लोथिंग पहनते थे, ब्रीचेस, जो कि बहुत टाइट होता था, उन्हें पहनने में डिफिकल्टी होती थी। तो अनदर एग्जाम्पल इज द पाउलेन पॉलेन शू वर्न इन मिडीवल फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक पाउलेन शू पहनते थे, विच एक्सटेंडेड टू सच एग्जैजरेटेड लेंथ दैट इट हैड टू बी टाइड बैक टू द एंकल। तो मैं आपको पॉइलेन शू दिखाती हूँ, आप बोलोगे वो कितना बेकार था। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के भी ट्रेंड कभी कभार बनते थे। तो ये ऐसे इतना लंबा शू बन रहा है, तो इसको बोलते हैं पाउलेन शू। तो इसी की वो बात कर रहा है कि ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि ये बोल रहा है हिस्ट्री में ऐसा क्या क्या हुआ है जो लोगों की कंफर्टेबिलिटी वेरिएबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहा है। जैसे कि ब्रीचेस बहुत टाइट था, पाउलिन शू इतने लंबे बना दिए कि उनको हमें बांधना पड़ रहा है लोगों की एंकल के साथ, जूते को ही बांधना पड़ रहा है पीछे उसकी एंकल के साथ। 19th सेंचुरी में कॉर्सेट जो चले थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आई होप यू लव दिस वीडियो। आपका रिवीजन हो चुका है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका एक क्विक रिवीजन हो गया, उन्हें समझ में आ गया है कि मैम ने सारी टॉपिक कवर करवा दी है। कहीं भी बेटा कोई भी डिफिकल्टी आती है मुझे कमेंट डाउन करो, लाइक इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। एटलीस्ट जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, खासकर फिजिक्स वाले बच्चे, जो अभी बोर्ड का पेपर उनका फिनिश होने वाला है, तो एटलीस्ट बच्चों में आप ही के लिए वीडियो बनाई है, बिकॉज आई नो यू आर very much worried about this subject. So very easily you can just learn these all questions. Comment down, I will share you the PDF too. So bye bye.